नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम प्रगति के हाईवे में। मैं हूं निखिल सिंह और अच्छी सड़कें किसी भी देश की प्रगति की परिचायक होती हैं। दरअसल सड़कों को देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाली रक्त वाहिकाएं कहा जाता है। तो नए बदलते भारत में जिन चीजों में पिछले 8-9 वर्षों में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है वो है हमारे देश के सड़कों की दशा। खासतौर पर हाईवे डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें बड़ा परिवर्तन आया है। इस बात का अंदाजा इस आंकड़े से लगाया जा सकता है कि 2014-15 में जहां हाईवे के निर्माण की गति रोजाना 12 किलोमीटर थी, वो बढ़कर लगभग 29 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। पिछले 9 वर्षों में लगभग 50,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़े गए हैं और अमेरिका के बाद दुनिया भर में हमारा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। ढेर सारी उपलब्धियां रही हैं पिछले 9 वर्षों में हाईवे डेवलपमेंट के एरिया में। कैसे संभव हो पाया यह परिवर्तन, आगे की क्या योजनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं इस क्षेत्र में, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि किस तरह से जो पूरे देश में अगर हाईवे डेवलपमेंट की बात करें तो इस पूरे क्षेत्र में जैसा कि हमने कहा कि एक बड़ा परिवर्तन आया है। क्या कुछ परिवर्तन आया है, किस तरह से पिछले 9 वर्षों में एक पैराडाइम शिफ्ट आया है हाईवे डेवलपमेंट के क्षेत्र में, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया गया और उसे मजबूती देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस पहल के कारण प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल के दौरान देश में 50,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2014-15 में भारत में कुल 97,830 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग थे, जिसे मार्च 2023 तक बढ़ाकर 1,45,155 किलोमीटर कर दिया गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2014-15 में हर दिन 12.1 किलोमीटर सड़क के निर्माण के मुकाबले वर्ष 2021-22 में प्रतिदिन 29 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 85% यात्री और 70% माल सड़कों द्वारा भेजा जाता है। इससे हम इसके महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। भारत का सड़क नेटवर्क विश्व में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारत में लगभग 63.73 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है। भारत में जिस गति के साथ आधुनिक सड़कों, राजमार्गों का जाल फैल रहा है, उसे देखते हुए आशा की जा रही है कि आने वाले चंद वर्षों में देश का बुनियादी ढांचा अमेरिका से भी बेहतर हो जाएगा। इसी कड़ी में देश में विशाल सड़क संरचना उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न भागों को जोड़ने वाले 26 हरित राजमार्गों का निर्माण भी किया जा रहा है। ये राजमार्ग दिल्ली को जयपुर, चंडीगढ़, हरिद्वार, अमृतसर, मुंबई, कटरा, श्रीनगर और वाराणसी तथा अन्य शहरों को कोलकाता से जोड़ेंगे। इन राजमार्गों के निर्माण से यात्रा समय में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। भारतमाला परियोजना के एक भाग के रूप में भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे यानी 1,386 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण तेज गति से किया जा रहा है। वहीं फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो किस तरह से हाईवे का डेवलपमेंट हुआ है, क्या कुछ चैलेंजेस आगे हैं, क्या कुछ लक्ष्य आगे हैं, इन सब पर बात करेंगे। कितना परिवर्तन आया है पिछले 9 वर्षों में, आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा। आप इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन के कुमार, जो कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के। बहुत स्वागत है पवन के कुमार जी। और साथ ही साथ आशीष मोहन विग, जो कि चेयर हैं गतिशक्ति डेवलपमेंट फोरम, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी पीएचडी सीसीआई। बहुत स्वागत है आशीष मोहन जी आपका भी। और पवन जी, अगर आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें और समझना चाहें कि हाईवे के निर्माण में, जैसा कि हमने दिखाया कि पिछले 9 वर्षों में ढेर सारी प्रगति हुई है, बहुत सारा काम आया है, आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, क्यों, कैसे ये संभव हो पाया, क्या कुछ नीतियों में परिवर्तन आया या जिसको कहते हैं सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति रही, किस तरह से देखते हैं इस परिवर्तन को? बहुत अच्छी सवाल है। सरकार ने अगर देखा जाए तो मूल नीतियों में पिछले 9 वर्षों में बहुत ही ठोस कदम उठाए हैं। सबसे पहला कदम है सरकार की ये सोच है कि जैसे जिस प्रकार हम बोलते हैं कि एक आदमी एक शहर में या तो बस से ट्रेवल करता है या
एक ट्रेन से या कार से माध्यम से जाता है। इस सरकार की सोच है कि अर्थव्यवस्था अगर ट्रेवल करती है तो वो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर ट्रेवल करती है। इस सोच को मद्देनजर रखते हुए हाईवेज एंड नेशनल हाईवेज पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया। एक जो मूल कदम था कि सरकार ने एक हैम मॉडल इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि अभी तक रोड कंस्ट्रक्शन के लिए नॉर्मली जो किया जाता था ईपीसी मॉडल अडॉप्ट किया गया था, जिसके अंतर्गत सरकार पैसे देती थी और रोड अपने पैसों से कंस्ट्रक्ट करवाती थी। इसमें पीपीपी माध्यम से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से हैम मॉडल इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंतर्गत सरकार 40% पूंजी लगाती है और 60% पूंजी जो हाईवे डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो आदमी अपनी पूंजी लाता है। इससे प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ा और उसके सहयोग से सरकार अधिक से अधिक राजमार्ग का निर्माण कर सकी है। जी 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 जी, निश्चित तौर पर। और जब हम बात करते हैं कि अधिक से अधिक राजमार्ग का निर्माण हो चुका है, तो आशीष मोहन विक जी, आपसे समझना चाहेंगे कि इसका इम्पैक्ट आप किस तरह से देखते हैं। जिस तरह से शुरुआत में मैंने कहा कि किसी भी देश की प्रगति जब मापनी होती है तो सड़क निर्माण, या ये कहें कि सड़कों की दशा किस तरह से है उस देश की, ये एक बड़ा पैमाना समझा जाता है। किस तरह से आप देखते हैं कि सड़कों के निर्माण से कितना कुछ फर्क पड़ा है पिछले 9 वर्षों में, चाहे वो बिजनेस की बात करें, आर्थिक प्रगति की जब बात करते हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी बात करें, किस तरह से प्रगति में पूरा जो ओवरऑल इम्पैक्ट है इन सड़कों का वो दिख रहा है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो जैसे आपने दूसरे मुल्कों की बात करी है, मैं यहाँ पर एक बड़े वरिष्ठ जॉन एफ कैनेडी, आपने नाम सुना होगा, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनका एक कोट है। उन्होंने ये कहा था, अमेरिका इज रिच नॉट बिकॉज इट हैज गुड रोड्स बट बिकॉज इट हैज गुड रोड्स इज अमेरिका रिच। जी, अब यही चीज हम देख रहे हैं। और जैसे अभी मेरे प्रीवियस स्पीकर ने भी बताया कि प्रधानमंत्री जी की ये जो सोच है कि अगर हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उसी से हमारे देश की तरक्की होगी। और अब हम देख रहे हैं, वो हमारे सामने है, जो रोड एक्सप्रेसवेज का जाल बिछ रहा है, इससे आपका मूवमेंट ऑफ कमोडिटी बहुत तेज हो रहा है। आपको शायद मालूम होगा कि हिंदुस्तान में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स है इस वक्त, जो अगर हम कम कर पाए उसमें हम फिर इंटरनेशनल मार्केट में तो कॉम्पिटिटिव हो ही जाएंगे, पर अपनी मार्केट में भी हो जाएंगे। अभी आपने किसानों की बात है, ये जब हमारा नेटवर्क बन रहा है, दिल्ली से बंबई की जब आप सड़क की बात करते हैं, गडकरी जी ने कहा कि हम 12-14 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे, तो आप सोचिए हमारा कितना प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल वहां से यहाँ और यहाँ से वहां जाएगा। जी जी जी, और इसकी बदौलत कितनी तरक्की हो जाएगी। हम यहाँ बैठते हैं, आप लोग सब अल्फांसो आम खाते हैं, यही अल्फांसो आम जब हम 12 घंटे में वहां से लाएंगे, रेफ्रिजरेटेड वैन्स चलेंगी, तो उसकी कीमत कितनी गिर जाएगी। जी 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 जी, आज अब तो ये एक बहुत ही छोटा उदाहरण है। दूसरा, हम लोग लॉजिस्टिक हब्स जो बना रहे हैं इस वक्त, जो हम कार्गो कॉरिडोर्स बना रहे हैं, ये सब चीजें उसी तरफ जाती हैं जो प्रधानमंत्री का लार्जर विजन है, उसमें जाती है। किस तरह से दो आसपास के जो शहर है वो किस तरह से जब जुड़ते हैं, या ये कहा जाए कि जब एक हाईवे शहरों को जोड़ते हुए निकलता है तो कितना फर्क पड़ता है, इसकी अगर बात करें तो एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे ने न सिर्फ इन दोनों शहरों के बीच में लोगों की आवाजाही को आसान किया है, बल्कि इस विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे ने ग्रामीणों को भी आधुनिकता से सीधे जोड़ दिया है। हमारे संवाददाता अनुज यादव ने ये ग्राउंड रिपोर्ट फाइल की है, आइए देखते हैं। इस समय मैं मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे पे खड़ा हूं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले किया था।
31 दिसंबर 2015 को इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की नींव रखी गई थी। अब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार है। दिल्ली के सराय काले खां से लेकर मेरठ तक करीब 90 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे यहाँ के यातायात को ना सिर्फ सुगम बना रहा है, बल्कि यहाँ के लोगों को जैसे एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। बहुत इससे जो ये हाईवे बनाया ना, इससे बहुत फायदा हुआ है। जो दिल्ली रोड था उस पर बहुत दिक्कत थी, बहुत जाम था। ये मेरठ एक्सप्रेस वे या कोई भी एक्सप्रेस वे बनने से, जो बन रहे हैं आज की डेट में, उनके बनने से सफ़र बहुत ही आसान हो गया है, बहुत ज़्यादा आसान। मतलब फैमिली के साथ आप 2-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे की यात्रा आराम से कर सकते हो, कोई बगैर किसी दिक्कत के, किसी परेशानी के। आराम से अपना खाने पीने का सामान रख लो, गाड़ी चलते में भी खाते रहो, पीते रहो, कोई धक्के मुक्की कोई वाली बात नहीं है, कोई हैजार्ड नहीं है, आराम से नो प्रॉब्लम। से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। पहले लोग बाग पसीने में इधर उधर ट्रैफिक बहुत होता था, पर अभी ये है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक को बहुत फ़ायदा हुआ इस चीज़ से। बहुत आसान कर दिया है। जहाँ चारों माइल से दिक्कत थी वो सारी परेशानी हल हो गई है। मेरठ से आओगे तो दिल्ली जाने के लिए फ़ायदा हो गया है, और जो हापुड़ से आएंगे तो भी दिल्ली जाने के लिए फ़ायदा हो गया, मोतीनगर से फ़ायदा हो गया है। अब इतनी आसानी से इतना अच्छा हो गया है, बहुत तरक्की आ गई है। पहले से जो रास्ता था दिल्ली से मेरठ की दूरी को तय करने में 3 से 4 घंटे का वक्त लगता था और लोगों को जाम से जूझना पड़ता था, लेकिन अब ये सफर सिर्फ 50 मिनट से 1 घंटे का हो गया है। और दिल्ली से जब गाड़ी निकलती है तो सिर्फ मेरठ के इस टोल प्लाजा पर ही रुकती है। बीच में किसी भी तरीके की कोई रेड लाइट नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ गाजियाबाद इलाके को जोड़ने के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे यहां के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। तो कुल मिलाकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ना सिर्फ दिल्ली वालों के लिए बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, मेरठ। तो निश्चित तौर पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे यहाँ के आसपास के जो पूरा इलाका है वहाँ के लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है, और किस तरह से जो पेरिफेरल हाईवे है उसने कितना परिवर्तन लेकर आया, इन सारे विषयों पर बात करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से फैल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रीन वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है।
इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF प्लस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से पिछले 9 वर्षों में हाईवे डेवलपमेंट हुआ है और इस पर हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पवन के कुमार जो कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड कंपनी लिमिटेड के, और आशीष मोहन विग जो कि चेयर हैं गति शक्ति डेवलपमेंट फोरम PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पवन जी, अगर हम चाहेंगे कि चूंकि समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है तो छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब, क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं हाईवे डेवलपमेंट की अगर बात करें, जो पहले होते थे और अब किस तरह से उनके चाहे जो मॉडल्स की बात करें या जो उनके डेवलपमेंट का जो तरीका है उसकी बात करें? मैंने जैसे पहले बताया संक्षेप में कि पहले EPC मॉडल चलता था, अब हैम मॉडल चल रहा है और 60% के करीब जो हाईवे NHAI ने अभी हैम मॉडल के ऊपर बनाए हैं। इसके अलावा जो एक मूलभूत चेंज हुआ है वो ये हुआ है अप्रोच में कि पहले जैसे एक सड़क जा रही है दिल्ली जयपुर या दिल्ली मुंबई, उसी को ही 1 लेन और ऐड कर दिया या 4 लेन से 6 लेन हुआ या 8 लेन हुआ। इस बार सरकार की नीति ये थी कि उसको बिल्कुल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में लिया जाए, चाहे वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो अमृतसर हो या जम्मू का हाईवे बनाया जाए, चाहे वो कलकत्ता वाला हाईवे हो। एक ग्रीन फील्ड बिल्कुल नए रूप से लिए गए जिससे कि नए छोटे छोटे शहरों का विकास होगा उस रूट पर। जी बिल्कुल। अगर इसको समझना चाहे आशीष जी की पूर्वोत्तर के विकास पर और खासतौर पर जब कनेक्टिविटी की बात करते हैं, वहां पर रोड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सरकार ने विशेष फोकस किया है, किस तरह से इसको देखते हैं? आप ईस्ट की बात कर रहे हैं? जी, आपसे ही बात कर रहे हैं। पूर्वोत्तर के नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की, कनेक्टिविटी की, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। जी 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 तो वहां पर एक तो आपको पता होगा बहुत तेजी से काम हो रहा है टनलिंग का। जी, अटल टनल सब लोगों ने सुना होगा कि वो 9 किलोमीटर लंबी टनल बनी है जी, और जो कि रोहतांग पास के नीचे से जाती है। ये हमारे हिमाचल प्रदेश और ईस्टर्न रीजन को जोड़ती है, ईस्ट बंगाल को। जोजिला टनल के बारे में भी आपने सुना होगा, जो कि 13 किलोमीटर लंबी टनल है जी, और ये भी बल्कि हिमाचल से द्रास को जाती है। ये बल्कि खास इसमें चीज ये है कि ये ऑस्ट्रियन टेक्नोलॉजी से बनाई जा रही, जो कि फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ है जी। और ये इनफैक्ट मैं आपको कहूँ कि अगर हम इनकी खासियत देखें, डिफेंस के अलावा इनकी खासियत देखें, तो ये कनेक्टिविटी जो कर रही है, जो पहले इनको ऑल वेदर रोड अगर हम कह लें जी, जो पहले नहीं होती थी, आप लद्दाख तक नहीं पहुंच सकते थे, आप जम्मू से कश्मीर इतनी जल्दी जा ही नहीं सकते थे। और हमने जैसे पहले कहा कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो जाती है जी। हमारे पास अब ये वेयर विदौल है कि हम लोग इतने डिफिकल्ट टेरेन में भी हाईवेज को अपनी ले जा पा रहे हैं जी। और सारा का सारा श्रेय जिनको हम कहते हैं कि हमारे हाईवे मैन गडकरी जी के ऊपर है और प्रधानमंत्री जी के ऊपर है। एक आपको शायद बोगीबुल ब्रिज के बारे में भी पता होगा। जी जी बिल्कुल। जो कि 5 किलोमीटर लंबा लॉन्गेस्ट रेल एंड रोड ब्रिज है जी। तो ये सब 9 साल के अंदर की अचीवमेंट्स हैं जी, जो इनफैक्ट और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से भी जो ब्रिज है
9 किलोमीटर का जम्मू श्रीनगर के बीच में, ये सब इस गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स है। जी जी निश्चित और तौर पर। जाहिर है अचीवमेंट्स है तो साथ में चैलेंजेस भी हैं, बहुत चैलेंजेस हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में। जी निश्चित तौर पर। जी एक और चीज जी मैं जी जी पवन जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। आशीष जी ने जैसे कहा कि सरकार ने एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी, तो हम जानते ही हैं, एक नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन किया सन 2014 में, जिसका खास तौर से उसका जो एक मूलभूत से अगर कहा जाए तो उसके डेवलप करने का, उसको सेटअप करने का एक ऑब्जेक्टिव था कि उन राज्यों में जहां हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर हैं उन क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य जो कि बहुत ही दुर्गम क्षेत्र हैं उनमें एक अलग डेडिकेटेड बॉडी बनाई जाए जो केवल उस एरिया की रीजनल कनेक्टिविटी को और इंटरनेशनल बॉर्डर्स से कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कर पाए। जी बिल्कुल। और अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश को पूर्वोत्तर भारत के द्वार तक पहुंचाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से न सिर्फ यूपी बल्कि बिहार और बंगाल के लोगों को भी बड़ी राहत मिली है। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के विकास की गाथा लिख रहा है। देखिए हमारे संवाददाता विकास सिंह की यह विशेष रिपोर्ट। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता संभालने के बाद उत्तर प्रदेश के विकास को गति मिली है और खास तौर से जब हम बात करते हैं पूर्वांचल के क्षेत्रों की, जिनकी पहचान अत्यंत पिछड़े जनपदों में होती थी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद वहां विकास की नई बयार हुई है। वहां के विकास कार्यों को, वहां के तमाम लोगों को इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बहुत ही फायदा मिला है और उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है। विकास की जो गति है, हम बात करते हैं अगर वहां से सुदूर गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक आने पर जो कई घंटों लगते थे, अब मात्र चंद घंटों में ही इस एक्सप्रेसवे के जरिए लोग यहां पहुंच जाते हैं। और यहां जो जनपद जुड़े हुए हैं, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, यहां आसपास के तमाम लोगों को इससे बहुत ही बड़ा फायदा मिला है और उनके व्यवसाय हो या कृषि कार्य हो, उनमें उनको प्रगति मिल रही है। और खास तौर से यहां पर जो व्यवसाय था, जो नई संभावनाएं तलाशने की बात थी, वो वहां पर दिख रही है। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जनपदों में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो तमाम सारी संभावनाएं हर जनपद में दिख रही हैं और पूर्वांचल क्षेत्र की कायाकल्प होने वाला है। और आने वाले समय में जो भी वहां के स्थानीय उत्पाद हैं, इस एक्सप्रेसवे के जरिए पूरे देश से कनेक्टिविटी उनकी हो गई है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लखनऊ। जी और पवन जी अगर आपके साथ ये चाहेंगे, क्योंकि समय बिल्कुल समाप्त हो गया है, हम चाहेंगे बिल्कुल कम समय में 30 सेकंड में जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस रहते थे और खास तौर पर उसके अलावा जो लैंड एक्विजिशन रहती थी, वो एक बड़े इश्यूज हुआ करते थे पहले, कितना परिवर्तन आया है, कैसे आया है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये दोनों एक ऐसे थे, अगर हम देखें तो 2014 से पहले हाईवे डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा बाधा थे। इस सरकार ने एक बहुत ही मूलभूत एक और परिवर्तन किया कि ये सब दोनों क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन, अब NHAI तब तक रोड बिड नहीं करती है जब तक कि 80% लैंड अधिग्रहण नहीं हो जाता है। दूसरा, इस लैंड अधिग्रहण के लिए जो पेमेंट थी वो भी इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, भूमि राशि पोर्टल, जिसको काला के नाम से भी जाना जाता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन, जिसके अंतर्गत अब ऑनलाइन पेमेंट कर दी जाती है जिनकी जमीन ली जाती है और ये सब अवेलेबल है। दूसरा एनवायरमेंट क्लियरेंस अब NHAI ले लेती है पहले ही, जिससे कि उसके अंदर कोई भी देरी होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और आशीष जी आप कुछ चैलेंजेस की बात कर रहे थे, समय हमारे पास बहुत कम है, चाहेंगे कि आप बहुत जल्दी से बताएं। जी मैं सिर्फ पॉइंट वाइज बता देता हूँ। पहली बात, रोड बनाने के लिए एग्रीगेट की कमी जो बहुत जरूरी है। नंबर टू ट्रेन्ड मैन पावर की कमी। ये अनस्किल्ड वर्कर का काम नहीं है, ये ट्रेन मैन पावर होता है। ठीक है। तीसरा रोड सेफ्टी बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पास। चौथा, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमको फॉरेन टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट चाहिए, जो कि अभी नहीं है, क्योंकि अब हम जिस टाइप से काम कर रहे हैं। जी। और पांचवा, हमारे को हैंड होल्डिंग चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फॉर मिड सेगमेंट कंपनीज। हम सिर्फ
वही बड़ी बड़ी 10 कंपनियां देखते हैं मिड सेगमेंट में होने। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इन चैलेंजेस से भी पार पाया जाएगा। जिस तरह से नीतियां बदली हैं और एक बड़ा परिवर्तन आया है, तो ये चैलेंजेस चूंकि जब हमारे सामने हैं, हम उनको देख रहे हैं, तो जरूर उससे पार पा सकेंगे। फिलहाल पवन जी आपका और आशीष मोहन जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने तमाम विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से